दोस्तों राजीव अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए दिल्ली के एक बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में जाता है और वहां जाने के बाद राजीव को पता चलता है कि एडमिशन कराने से पहले बच्चे का टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ही एडमिशन होता है। जिस वजह से राजीव अपने बच्चे को स्कूल के अंदर टेस्ट देने के लिए भेज देता है और खुद स्कूल के वेटिंग एरिया में बैठकर अपने बच्चे का एग्जाम खत्म होने का इंतजार करने लगता है। तभी दोस्तों राजीव की जो नज़र है वो उसी स्कूल के प्रिंसिपल पर पड़ जाती है और जब राजीव उस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजीव प्रिंसिपल मैडम से अपना चेहरा छुपाने लगता है और धीरे धीरे दबे पांव स्कूल से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी दोस्तों स्कूल की प्रिंसिपल मैडम उनकी नज़र भी राजीव पर पड़ जाती है और प्रिंसिपल मैडम भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। दोस्तों राजीव अपने मन में सोच रहा था कि ये यहाँ पर कैसे आ गई, इसको तो मैंने धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया था और ये तो बहुत गरीब घर की थी, लेकिन आज ये यहाँ पर प्रिंसिपल बन गई है, ये सब कैसे हो गया है। यही सोचकर राजीव बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था दोस्तों। तभी प्रिंसिपल मैडम राजीव को अपने पास बुलाती है और फिर जो वहां पर होता है जिसकी वजह से पूरे स्कूल में हंगामा मच जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा इन दोनों के बीच में हुआ क्या था और राजीव और प्रिंसिपल मैडम के बीच में रिश्ता क्या था, प्रिंसिपल मैडम को देखकर राजीव वहां से अपना चेहरा छुपाकर भाग क्यों रहा था। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। दोस्तों ये कहानी गीता नाम की एक लड़की की है। गीता अपने माता पिता बहनों के साथ बिहार में रहती थी। गीता के पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। गीता की दो और बहनें थी और गीता सबसे बड़ी बहन थी। दोस्तों गीता ग्रेजुएशन की अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी इसी दौरान गीता के घर एक आदमी आता है और गीता के पापा से गीता की शादी की बात करने लगता है। वह आदमी गीता के पिताजी से कहता है कि देखिए हमारी नज़र में एक लड़का है जिसका कपड़ों का मैन्युफैक्चर का कारोबार है, अच्छे परिवार का रहने वाला है और पैसे और रुपयों की कमी नहीं है। पैसा वे खूब कमाता है, घर भी उन लोगों का बहुत बड़ा है और उन लोगों के पास गाड़ी भी है, पैसा भी है और बहुत सारी जमीनें भी है, सब कुछ है। उनको बस एक अच्छी लड़की की कमी है जिसको वो राजीव की दुल्हन बनाना चाहते हैं और उसकी शादी करना चाहते हैं। अगर आप चाहो तो मैं गीता की शादी उस लड़के से करवा देता हूँ। तभी दोस्तों गीता के पापा उस आदमी से कहते हैं कि देखो लड़का इतना अमीर घराने में रहने वाला है, उसका परिवार भी अच्छा है, तो वे लोग दहेज बहुत ज्यादा लेंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उनको इतना दहेज दे सके। तब दोस्तों वह आदमी गीता के पापा से कहता है कि देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और उन लोगों को दान दहेज लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और किसी चीज की कमी नहीं है। उनको केवल एक सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। तब दोस्तों गीता के पिता उनसे कहते हैं कि अगर ऐसी बात है उनको पढ़ी लिखी और अच्छी खूबसूरत सुशील लड़की चाहिए तो आप उनके घर वालों से बातचीत करिए। अगर शादी फिक्स हो जाएगी तो इससे अच्छा रिश्ता गीता के लिए मिल नहीं सकता। दोस्तों इस तरीके से वह आदमी उस लड़के के घर जाता है शादी की बात करने के लिए। दोस्तों उस लड़के का नाम राजीव होता है जिस लड़के से गीता की शादी की होनी थी। जिसके बाद वह आदमी उसके घर जाता है और घर जाने के बाद शादी की बात करता है। वह आदमी जाकर बातचीत करता है और गीता का फोटो भी उनके घर वालों को दिखाता है। राजीव के घर वाले और राजीव को गीता का फोटो भी पसंद आ जाता है क्योंकि दोस्तों गीता भले ही क्या गरीब फैमिली से थी लेकिन वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और ज्यादा समझदार भी थी, पढ़ी लिखी थी, जिस वजह से राजीव के माता पिता गीता से शादी करने के लिए मान जाते हैं और दोस्तों कुछ महीने के अंदर ही धूमधाम से दोनों की शादी भी करवा देते हैं। दोस्तों शादी होने के बाद गीता अपने ससुराल तो चली जाती है, राजीव के साथ हंसी खुशी अपने दिन बिताने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं तो राजीव के घर वाले, राजीव की बहन और उसके माता पिता गीता को ताने मारते, तंग करते कि तुमको यह काम करना नहीं आता, तुम गरीब घर की हो, तुम झोपड़ी की रहने वाली हो और यहाँ रहकर नौकरों की तरह रहो, काम करो इसी तरीके से। तो दोस्तों कभी कभी गीता जो है वे किचन में काम कर रही होती है, चाय वगैरह बना रही होती है, उसके हाथ से कप वगैरह गिरकर टूट जाता है। दोस्तों उसके घर वाले उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं, ताना मारते, जिस वजह से गीता थी वे बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और फिर वे अपने पति राजीव से बात करती है, कहती है कि मुझसे कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है किचन में या फिर कहीं भी,
लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे बहुत ज्यादा ताना मारते हैं और यह सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तब दोस्तों राजीव जो है वह उल्टा गीता को ही बोल दिया जा करता, कहता कि हमारे घर वाले जो कह रहे हैं वे हमेशा सही कहते हैं, वह गलत नहीं कहते, और यहाँ पर रहकर सारा काम तुमको सीखना ही पड़ेगा। और एक बात तुम अपने दिमाग में याद करके रख लो कि तुम झोपड़ी में रहने वाली थी, झोपड़ी से तुमको महल में लाया गया तो यहाँ पर तुमको अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें इधर उधर की बातों ना करो, चुपचाप यहाँ पर रहकर नौकरों की तरह अपना काम करती रहो, सबके लिए खाना बनाओ, सबकी देखभाल करो, तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दोस्तों गीता उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, उसका पति उसको ऐसा बोल रहा है। उसके बाद गीता अपनी माँ को फोन लगाती है और अपनी माँ से सारी बात करती है। तब दोस्तों गीता की माँ बोलती है कि बेटा देखो, अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना ही हुआ है और यह सब तो होता रहता है, थोड़ा दिन कैसे करके काट लो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, और एक नॉर्मल फैमिली में ये सब होता रहता है, कुछ दिनों तक एडजस्ट कर लो, कुछ महीने या 1 साल भर तक, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों जो गीता थी वे बड़ी मासूम किस्म की लड़की थी। दोस्तों गीता वहां पर सोच रही थी कि माँ सही कह रही है, अभी तो मुझे यहाँ पर आए हुए केवल महीना ही हुआ है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर रहूंगी, घुल मिल जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो। यही सब सोचकर गीता किसी की बात को जवाब नहीं देती और चुपचाप वहां पर अपना काम करती रहती और वहां पर रहने लगती। दोस्तों धीरे धीरे करके गीता की शादी को पूरे 8 महीने गुजर जाते हैं और 8 महीने गुजरने के बाद गीता को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है, जिस वजह से गीता बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन जब यह बात राजीव को पता चलती है कि गीता प्रेग्नेंट हो गई है तो दोस्तों राजीव जो है वह गीता के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम दवा खा लो, तुम इस बच्चे को गिरा दो, यह बच्चा मैं पैदा नहीं कर सकता, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तब दोस्तों जो गीता थी वह कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और दोनों के बीच इस बात पर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि गीता जो थी वह कहती है कि नहीं, मुझसे इस बच्चे को जन्म देना है और मैं इस बच्चे को मार नहीं सकती, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। और जो राजीव था वह बच्चे को पैदा नहीं करना चाहता था, जिस वजह से गीता और राजीव के बीच में, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है, बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है। लेकिन गीता जो थी वह उस बच्चे को गिराने से मना कर देती है किसी भी कीमत पर, कि मैं इस बच्चे को जन्म ही दूंगी तो दूंगी। अब दोस्तों इस तरीके से राजीव भी लाचार पड़ जाता है और इस तरीके से 1 महीने और गुजर जाता है दोस्तों। लेकिन एक दिन क्या होता है कि गीता और राजीव अपने कमरे में सोए हुए थे, लेकिन जो गीता थी वह उसके बगल में बेड पर बिस्तर पर सोई हुई थी और अपने बच्चे के बारे में, जो उसका बच्चा पैदा होने वाला था उसके बारे में सोच रही थी और बहुत खुश हो रही थी। तभी दोस्तों राजीव के फोन पर मैसेज आने लगते हैं, जो फोन टन ऐसे करके नोटिफिकेशन करता है। राजीव तो सो रहा था तो दोस्तों गीता राजीव का फोन उठा लेती है और फोन में मैसेज को पढ़ने लगती है। तो वे देखती है कि वहां पर एक नहीं कई सारी लड़कियां हैं जिनसे राजीव बात करता है। वह उन सभी लड़कियों की चैट पूरी रात बैठकर पढ़ रही थी और उनमें से कुछ राजीव के दोस्त थी और कुछ राजीव की गर्लफ्रेंड भी थी और कुछ कॉल गर्ल थी और कुछ ऑनलाइन मिली हुई लड़कियां थी। तो दोस्तों चैट पढ़ते पढ़ते पूरी रात बीत जाती है और पूरी रात वह चैट को पढ़ते पढ़ते रो रही थी। सुबह में उठने के बाद वह राजीव से बहुत ज्यादा झगड़ा करती है और कहती है कि देखो राजीव, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाओगे, तो मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सब कुछ सह सकती हूँ लेकिन ये सब नहीं सह सकती हूँ, मैं तुमको दूसरों के साथ कभी नहीं बांटना चाहती। तब दोस्तों राजीव गीता से कहता है कि देखो, ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे क्या करना पसंद है क्या नहीं तुमको इससे मतलब नहीं। यहाँ पर खाना खाने को मिल रहा है, अच्छे से रहने को मिल रहा है, ये ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो और तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, तो तुमको और चाहिए क्या। इससे ज्यादा मेरी लाइफ में तुम इंटरफेयर मत करो और ना कभी कोशिश करना। दोस्तों गीता कहती है कि देखो, तुम्हारी लाइफ कब से पर्सनल हो गई, तुमने मुझसे शादी की है तो मेरा तुम पर हक बनता है और ये जानने का भी तुम क्या करते हो और क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूंगा, तो ये बहुत गलत बात है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सब बर्दाश्त मैं नहीं करूंगी।
दोस्तों उस दिन राजीव और गीता के बीच बहुत सारी लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तब गीता जो है वह अपनी माँ को फोन करके कहती है कि माँ देखो मैं यहाँ पर अब नहीं रह सकती हूँ। राजीव के घर वाले मुझे बहुत ज्यादा ताना मारते हैं, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो मैं सह सकती हूँ, लेकिन राजीव मेरे से अच्छी बात नहीं करता, मैं ये भी सह लूंगी। लेकिन अगर वह दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाएगा, उन लोगों के साथ वह मौज मस्ती करेगा, तो ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं ये सब बिल्कुल नहीं सह सकती हूँ। माँ अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ, मैं घर वापस आना चाहती हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस दिन गीता की माँ गीता को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बेटा ऐसा कदम ना उठाओ जो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ जाए। लेकिन दोस्तों उस दिन गीता अपनी माँ की कोई एक बात नहीं मानती और राजीव का घर छोड़ देती है, क्योंकि उस दिन राजीव उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करता है। दोस्तों जब गीता घर से निकलती है तो डायरेक्ट वह थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद वह राजीव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाती है। एफआईआर के अंदर वह लिखवाती है कि यह मुझे बहुत मारता है, तंग करता है और मैं इनका घर छोड़कर अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ और ये मुझे वापस लाने की कोशिश ना करें। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद गीता अपने माता पिता के घर चली जाती है। वहां जाने के बाद वे अपने पापा से अपनी पूरी कहानी बताती है कि राजीव कैसा लड़का है और कैसे कैसे मौज मस्ती करता रहता है और मुझे नौकरानी की तरह बनाकर रख दिया है और मेरे पेट में जो बच्चा है उसको भी मुझसे कह रहा था कि तुम इसको दवाई खाकर गिरा दो, बच्चे को मार दो, बच्चा हम पैदा नहीं करेंगे। जिस वजह से दोस्तों गीता के पापा थे वे भी गीता का विरोध नहीं कर पाते और दोस्तों अब गीता इस तरीके से अपने मम्मी पापा के घर रहने लगती है। लेकिन 5-6 महीने बीतने के बाद गीता का एक बच्चा होता है। यहाँ तक कि झगड़ा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और दोनों के बीच विवाद हो गया था और अब दोस्तों दोनों लोग अलग अलग रह रहे थे, जिस वजह से गीता अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है और अपने बच्चे को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद 2-3 साल तक वह अपने मायके में ही रहती है और अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। लेकिन दोस्तों जब बच्चा बड़ा हो जाता है 7-8 साल का, तब गीता अपने एक दोस्त को फोन करती है जो दिल्ली में रह रही होती है और उसका नाम काजल था। दोस्तों काजल से कहती है कि काजल देखो बहन, अगर तुम जहां पर नौकरी करती हो वहां पर कोई जगह खाली हो तो मुझे बताना, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, मुझे बता दो, मैं नौकरी करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसको भी पालना और पढ़ाना लिखाना भी है। तो काजल कहती है गीता देखो तुम पढ़ाने लिखाने में अच्छी हो और मेरे घर के बगल में एक स्कूल है, तुम कहो तो मैं वहां पर बात कर लूं, शायद अगर वहां पर टीचर बनने का मौका मिल जाए तो उसकी सैलरी भी अच्छी होती है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब दोस्तों गीता काजल से कहती है कि ठीक है, मेरे पास 2 दिन का समय है, 2 दिन तक तुम मुझे बता दो। उसके बाद काजल जो है वो स्कूल जाती है और वहां पर जाकर बात करती है और फिर वे काजल बताती है कि गीता तुझे इंटरव्यू देना होगा और इनसे बात करनी होगी, ये तुझे रख लेंगे। और दोस्तों उसके बाद वहां पर जाती है इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू देने के बाद उसकी जॉब लग जाती है। वह 11वीं और 12वीं के बच्चे को पढ़ाने का काम करने लगती है। अभी तो टीचर के तौर पर पढ़ाने लगती है। अब इस तरीके से उसकी जिंदगी गुजर रही थी। दोस्तों गीता जो थी वह दिल्ली में रहकर किराए का एक मकान ले लेती है और वहीं पर अपने छोटे बच्चे के साथ अपनी जिंदगी के साथ रहने लगती है और स्कूल में पढ़ाने लगती है। दोस्तों इस तरीके से वह स्कूल में पढ़ाने लगती है और कुछ साल बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गीता वह बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी और वह पूरे स्कूल में बहुत अच्छे से अपनी क्लास को मेंटेन करती थी। स्कूल में स्कूल के बच्चों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और मास्टर जी जिस स्कूल में पढ़ाते थे उनके साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। दरअसल साफ भाषा में कहा जाए कि पूरे स्कूल के लोग गीता को बहुत पसंद करते थे, उसकी इज्जत करते थे, उसको मान सम्मान देते थे। दोस्तों एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उस समय स्कूल के बच्चे का एडमिशन चल रहे होते हैं, तो काफी ज्यादा स्कूल में भीड़ हो रही होती है, जिस वजह से प्रिंसिपल का काम जो था वो गीता को संभालने के लिए दे दिया जाता है। उसे कहते हैं कि गीता देखो प्रिंसिपल सर की तबीयत खराब है, जब वे ठीक हो जाएंगी तो अपना पद वापस संभाल लेंगे, फिलहाल कुछ दिनों के लिए तुम प्रिंसिपल का पद संभाल लो और यह सब तरीके देख कर देखो कि किस तरीके से एडमिशन करना होता है,
क्या क्या चीजें मैनेज करनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गीता को सारा काम वह आता था, वह प्रिंसिपल का काम भी संभाल लेती थी और प्रिंसिपल से उसकी काफी बनती थी, तो वह प्रिंसिपल के केबिन में बैठकर स्कूल का काम संभालने लगती है। तभी दोस्तों एक दिन तलाकशुदा पति राजीव वह उसी स्कूल में आता है अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। जब स्कूल में आता है तो राजीव को पता चलता है कि बच्चे का एडमिशन करवाने से पहले उसका इंटरव्यू यानी टेस्ट लिया जाएगा, जब जाकर उसका एडमिशन होगा और पता चलेगा कि बच्चा किस क्लास में जाएगा। जिस वजह से राजीव अपने बच्चे को एग्जाम देने के लिए स्कूल के अंदर भेज देता है और प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठ जाता है। कुछ समय वेटिंग एरिया में बैठने के बाद राजीव अपने बच्चे का इंतजार कर ही रहा होता है। दोस्तों काफी देर तक वहां पर बैठा रहता है। राजीव सोचता है कि क्यों ना फीस के बारे में और खर्चों के बारे में प्रिंसिपल से बात कर ली जाए कि एडमिशन कराने में कितना ज्यादा खर्च आएगा और क्या क्या सामान मुझे स्कूल से मिलेगा और क्या क्या सामान मुझे बाहर से खरीदना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट एडमिशन कराने में लगेंगे। दोस्तों यही सब बात करने के लिए राजीव जो है वह प्रिंसिपल मैडम के केबिन में जाता है। जब वह वहां का दरवाजा ऐसे खोलता है तो वहां अंदर गीता को बैठा देख बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों राजीव प्रिंसिपल का केबिन का दरवाजा तुरंत बंद करके वहां से जाने की कोशिश करता है। तभी दोस्तों प्रिंसिपल मैडम उसको देख लेती है, उसकी नजर उस पर पड़ जाती है और प्रिंसिपल मैडम आवाज देकर उसको अपने पास बुलाती है। तब दोस्तों राजीव गीता के पास जाता है तो एकदम से वह शर्मिंदा हो जाता है, चुपचाप वहां बैठा रहता है और गीता भी उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो दोस्तों गीता राजीव से पूछती है कि क्या हो गया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो दोस्तों तब राजीव गीता से कहता है कि मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर प्रिंसिपल के ऑफिस में तुम क्या कर रही हो। तब दोस्तों गीता उससे कहती है कि मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ और अभी कुछ दिनों के लिए प्रिंसिपल पद संभाल रही हूँ, और तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब दोस्तों राजीव गीता से कहता है कि देखो मैं अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पर कराने के लिए आया हूँ। तब दोस्तों गीता पूछती है कि तुम्हारा बच्चा कौन है। तब राजीव कहता है कि देखो जब तुम घर छोड़कर चली गई थी तो 1.5 साल बाद मैंने अपनी दूसरी शादी कर ली थी और उसके साथ हमारा एक बच्चा पैदा हुआ है, वह भी 3-4 साल का हो चुका है, तो सोचा उसका एडमिशन करवा दो, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर नौकरी कर रही हो। तभी दोस्तों राजीव गीता से पूछता है कि तुम बिहार रहती थी और फिर यहाँ दिल्ली में क्या कर रही हो। तो तब दोस्तों गीता राजीव से कहती है कि हाँ मैं बिहार में रहती थी लेकिन मुझे वहां पर नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं दिल्ली चली आई और यहीं पर आने के बाद अपने बच्चे को लेकर रहती हूँ। तो राजीव कहता है तुमने बच्चों को गिराया नहीं। तभी गीता कहती है कि नहीं, मैंने उस बच्चे को जन्म दिया है और उसका ख्याल रखा है, मैं उसको पढ़ा लिखा रही हूँ और उसको अपने साथ ही रखती हूँ। तो राजीव कहता है कि मुझे भी मेरे बच्चे से मिलवाओ गीता। तो गीता मना कर देती है लेकिन राजीव जिद करने लगता है और कहता है कि गीता मेरा भी हक है, वह मेरी बेटी है, मुझे उससे मिलवाओ। गीता कहती है कि नहीं, मैं नहीं मिलवा सकती, अपने बच्चे को तुम्हारे साये से दूर रखना ही मेरे लिए फायदेमंद होगा। तभी कुछ समय के बाद गीता की बच्ची भी उधर आ जाती है। वैसे दोस्तों मैं गीता की बच्ची का नाम आपको बता दूं, उसका नाम खुशी होता है। तो दोस्तों खुशी जब प्रिंसिपल ऑफिस में आती है और कहती है कि मम्मी घर कब चलेंगे, मुझे भूख लगी है, तो राजीव अपनी बेटी को देख लेता है और तभी गीता अपनी बेटी से कहती है कि बेटा तुम फरा मैम के पास चली जाओ, उनके पास मेरा लंच बॉक्स है, उनसे खाना लेकर खा लेना, उन्हीं के पास रहना जब तक मैं तुम्हें लेने ना आऊं। जैसे ही गीता की बेटी खुशी वहां से जाने लगती है तभी उसको रोकता है और कहता है कि बेटा इधर आओ। तभी गीता कहती है कि नहीं तुम जाओ, लेकिन दोस्तों राजीव फिर भी खुशी को बुलाता है और खुशी आ जाती है। आने के बाद कहता है कि बेटा, तो खुशी राजीव को अपना नाम बताती है। राजीव पूछता है कि बेटा कौन सी क्लास में हो और कितने साल की हो गई हो। खुशी कहती है मैं 8 साल की हो गई हूँ, मैं चौथी क्लास में हूँ। दोस्तों पीछे से गीता कहती है कि राजीव खुशी को जाने दो, खुशी को छोड़ दो। तो राजीव कहता है कि मेरी भी तो बेटी है, मुझे इससे बात करने का हक है। तो दोस्तों राजीव खुशी से कहता है कि बेटी मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम मेरी बेटी हो। तो खुशी कहती है कि मुझे नहीं पता, मम्मी ने कभी बताया नहीं, मम्मी तो कहती थी कि पापा मर गए हैं। और दोस्तों गीता अपनी कुर्सी से उठकर खुशी को बाहर भेजने की कोशिश करती है। तभी राजीव उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। इसके बाद राजीव का बेटा भी पेपर देकर आ जाता है, ले जाने की बात करता है
कि मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक अच्छा जीवन दूंगा। यह मेरे घर पर रहेगी, बड़े से घर में रहेगी, ना इसको पैसों की कमी रहेगी ना किसी चीज की, और मैं इसको बड़ा अफसर बनाऊंगा। तभी दोस्तों राजीव खुशी और अपने बेटे को लेकर जाने की बात करता है। गीता उसको रोकने लगती है। वे गीता के साथ मारपीट करके फिर भी अपनी बेटी को ले जाने की बात करता है। वहां पर सभी टीचर आ जाते हैं और वह देखते हैं कि यह आदमी कौन है और यह क्यों हमारे प्रिंसिपल के साथ लड़ रहा है, गीता को क्यों मार रहा है। तभी राजीव बताता है कि मैं इसका पति हूँ और मैं अपनी बेटी को लेकर जा रहा हूँ, यह मेरा अधिकार है। गीता के साथ मारपीट करने के बाद वह अपनी बेटी और बेटे को ले जाता है। गीता की हालत थोड़ी ऐसी हो जाती है और दोस्तों गीता अपनी बेटी के खोने के सदमे से बेहोश हो जाती है। तभी फरहा मैम आगे आती है और गीता को उठाती है और कहती है कि गीता उठो, लेकिन गीता का कोई जवाब नहीं आता क्योंकि दोस्तों वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसके टीचर साथी फरहा मैम उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद उसको कुछ समय के बाद होश आता है। होश आने के दोस्तों वह कहती है कि फरहा मैम मेरी बेटी कहाँ है। तो पीटी सर खड़े थे। पीटी सर कहते हैं कि वह आपका पति उसको ले गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गीता इस समय पर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी थी। दोस्तों फरहा मैम उसको छुपाती है लेकिन वो रोती रहती है और पीटी सर से कहती है कि सर वह मेरी बेटी को नौकरानी की तरह रखेगा और उसकी जिंदगी खराब कर देगा, फिर मेरी बेटी को वापस ले आओ सर। ऐसा कहती रहती और रोती रहती। गीता बोल रही थी लेकिन वह लोग कुछ नहीं कर सकते थे। वे लोग कहते कि पहले तू ठीक हो जा, उसके बाद हम लोग थाने चलेंगे, रिपोर्ट करेंगे और खुशी को लेकर आएंगे। तब दोस्तों फरहा मैम भी दिलासा देती है। उसके बाद वह अगले दिन पुलिस स्टेशन जाती है और जाने के बाद राजीव के खिलाफ रिपोर्ट करवाते हैं। रिपोर्ट में गीता सब बताती है कि उसने उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद की और कैसे वह रहता था, गीता को मारता था और उसने अपनी चोटों के निशान भी दिखाए। इसके बाद पुलिस एफआईआर लिख लेती है और उसके लिखने के बाद वह राजीव के खिलाफ फैसला करती है। वे राजीव के यहाँ पर जाती है और खुशी को लेकर आती है। लेकिन दोस्तों ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती। उधर से राजीव और राजीव के परिवार वाले वह लोग गीता के ऊपर केस कर देते हैं। वे कहते हैं कि बच्चे की कस्टडी हमें दे दीजिए, हम बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से कर लेंगे। और गीता भी यही कहती है कि नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। इसके बाद इन लोगों का फैसला दोस्तों कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाने के बाद राजीव एक बड़ा वकील हायर करता है और वहीं पर गीता अपना केस खुद लड़ रही होती है। गीता अपने सारे प्रूफ वगैरह देती है और वहीं राजीव का जो वकील था वह गीता के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाता है और अनाप शनाप इल्जाम लगाता है कि जिसके बाद इसको राजीव ने तलाक दे दी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। गीता पूरी बात बताती है और पूरे प्रूफ के साथ बताती है कि राजीव तो बच्चे को गिरवाना चाहता था, राजीव मुझे मारना चाहता था, जबरदस्ती करता था कि हम इस बच्चे को जन्म ही नहीं देंगे। कुछ समय के बाद कोर्ट का फैसला भी आ जाता है। कोर्ट कहता है कि बेटी जिसके साथ रहना चाहती है हम उसके साथ उसको जाने देंगे, हम उसी को उसकी कस्टडी दे देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेटी बचपन से ही माँ के साथ रह रही थी, वह उसके साथ कंफर्टेबल थी। तो खुशी इसलिए गीता का हाथ थाम लेती है, कहती है कि मुझे माँ के साथ रहना है। तभी दोस्तों कोर्ट अपना फैसला गीता के हक में सुनाती है। इसके बाद गीता की बेटी खुशी उसको वापस मिल जाती है। और दोस्तों ये बात यहीं खत्म नहीं होती। राजीव के ऊपर मारहानि का केस भी लगता है, पत्नी को मारना, छेड़ना और दहेज का केस भी लगता है। इसके बाद दोस्तों राजीव को दंड भी भरना पड़ता है और इन दोनों राजीव और गीता के तलाक के पेपर वगैरह भी पूरी तरह से हो जाते हैं। और दोस्तों जज साहब कहते हैं कि राजीव तुम्हें अपनी संपत्ति में से इतनी परसेंट संपत्ति गीता को देनी होगी, यह तुम्हारा दंडनीय अपराध है, इसकी तुम्हें सजा इस तरह से भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों गीता मना कर देती है। गीता कहती है कि मुझे इनकी ऐसी कमाई नहीं चाहिए, मैं अपने बच्ची को अपनी मेहनत से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और इसको एक बड़ी अफसर बनाऊंगी। इसके बाद दोस्तों वह लोग अपने अपने रास्ते हो जाते हैं और खुशी की कस्टडी उसकी मां गीता के हाथ में आ जाती है। जिसके बाद गीता अपनी बेटी को वापस घर ले जाती है और वापस से खुशहाल जिंदगी जीती है। वहीं राजीव को कोर्ट ने बेटी को अपहरण और गीता के साथ मारहानि के केस में 2 साल की सजा सुना दी थी। तो दोस्तों गीता अब अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है और खुशहाल जिंदगी जीती है।
और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और गीता के बारे में आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।